चल रहा था समतल का अंतःखंड रूप और अंतःखंड रूप के अंदर दो एग्जाम्पल्स हो गए थे। अब तीसरा एग्जाम्पल है, यदि एक समतल निर्देशीय अक्षों को क्रमशः ABC बिंदु पर काटता है और इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज के केंद्र का मान PQR दिया हुआ, तो सिद्ध कीजिए समतल का समीकरण x/p + y/q + z/r बराबर 3 होगा। ये अपन को सिद्ध करना है। यानी अपन सबसे पहले इसमें ये मान लेते हैं, माना समतल का समीकरण, माना समतल का समीकरण, और इस समीकरण को अपन x/a + y/b + z/c बराबर 1 यानी अंतःखंड रूप में मान लिया। इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात निर्देशीय अक्षों को AB तथा C पर स्मॉल a, b तथा स्मॉल c अंतःखंड काटता है, इसलिए त्रिभुज ABC का केंद्रक, अब यदि इसका केंद्रक ज्ञात करें तो अपने पास केंद्रक इस प्रकार से होगा। केंद्रक की बजाय अपन पहले बिंदु भी निकाल सकते हैं, इसलिए बिंदु ABC पहले निकालिए और केंद्रक बाद में। इसलिए बिंदु A0 0 B0 B0 तथा C बिंदु के निर्देशांक 0 0 C। तो तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए, तो त्रिभुज ABC का केंद्रक, अब इसका केंद्रक K ज्ञात करें तो हम जानते हैं केंद्रक का अर्थ x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3, z1 + z2 + z3 बटा 3। तो यहाँ पर x निर्देशांक का योग बटा 3, y निर्देशांक में y निर्देशांक का योग बटा 3 और z में z निर्देशांक का योग प्लस बटा 3। तो इस प्रकार अपने पास केंद्रक A बटा 3, B बटा 3 एंड C बटा 3 ये केंद्रक प्राप्त हुआ। लेकिन त्रिभुज ABC का केंद्रक आपको दिया हुआ है और वो केंद्रक PQR है। तो तुलना करने पर, तुलना से P बराबर A बटा 3, Q बराबर B बटा 3 और R बराबर C बटा 3। या फिर यहां से अपन मान निकालें A बराबर 3P, B बराबर 3Q एंड C बराबर 3R। अब समीकरण 1 में ABC का मान रखने पर, समीकरण 1 में A, B तथा C का मान रखने पर, अभी समतल का समीकरण
अब समतल का समीकरण देखिए आपके पास क्या आता है, x/3p y/3q z/3r बराबर 1। ये आपके पास आएगा समतल का समीकरण, x/3p प्लस y/3q प्लस z/3r बराबर 1, या फिर x/p प्लस y/q प्लस z/r और 3 को लघुत्तम लेके पक्षांतरण करेंगे तो बराबर 3। ये अभीष्ट समतल का समीकरण होगा जिसमें त्रिभुज का केंद्रक P, Q, R होगा। यही अपन को सिद्ध करना था, अर्थात प्रश्न को समझने के अनुसार उसके अनुसार आप चलेंगे बिल्कुल सिद्ध होगा, क्योंकि अपन को ये दिया हुआ था। हमने अविलंब रूप में समतल माना और अविलंब रूप में समतल मानने के पश्चात ये तो अपन जानते हैं कि ये अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाई ABC है और अंतःखंड कैपिटल ABC पे कट रहे हैं, तो ABC के निर्देशांक क्रम से ये होंगे, और जब ABC के निर्देशांक ये होंगे तो त्रिभुज ABC का केंद्रक ये होगा और त्रिभुज का केंद्रक ये होगा। लेकिन दिया हुआ त्रिभुज का केंद्रक ये है, तो इसकी इससे तुलना करें, क्योंकि दोनों केंद्रक एक ही हैं, तो हमारे पास ABC का मान क्रम से ये आएगा और ABC का मान समतल के अंतःखंड रूप में रखेंगे तो हमें ये समतल समीकरण प्राप्त होगा। तो ये सिद्ध करने का एक प्रश्न था। एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी अंतःखंड रूप समतल पे ही आधारित है। एक चर समतल इस प्रकार गति करता है कि इसके द्वारा निर्देशीय अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल एक स्थिरांक है। तो सिद्ध कीजिए कि ये समतल एक निहित बिंदु से गुजरता है। तो अपन ये मान लेते हैं, मानक चार समतल का समीकरण, इसका समीकरण अंतःखंड रूप में हम ये मान लेते हैं प्लस z/c बराबर 1। ये चार समतल का समीकरण है अविलंब। इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात निर्देशांक अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः ABC, A, B तथा C, यह अंतःखंड है। लेकिन प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि इन काटे गए अंतःखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल एक स्थिरांक है। तो अपन ये मान लेते हैं 1/a, पहले अंतःखंड का व्युत्क्रम, दूसरे का व्युत्क्रम, तीसरे का व्युत्क्रम, इनका योगफल इक्वल एक स्थिरांक लैम्डा, 1/लैम्डा स्थिरांक है। स्थिरांक तो यहाँ पर यदि इसको पक्षांतरण करें तो लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा अपॉन b प्लस लैम्डा अपॉन c बराबर 1, जो कि एक समतल के अविलंब रूप को दर्शाता है। इसकी तुलना करें, ये समतल का अविलंब रूप है, ये भी समतल का एक अविलंब रूपी है जो निर्देशीय अक्षों को क्रम से ABC अंतःखंड काटता हुआ गुजरता है। इसलिए इसको अपन समीकरण नंबर 2 नाम दे देते, अर्थात समीकरण 2 एक समतल
का अविलंब रूप है, अविलंब रूप है जो बिंदु लैम्डा 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 से गुजरता है। अर्थात ये जो समतल है एक स्थिर बिंदु से गुजरता है, यही अपन को इसमें सिद्ध करना था। तो अविलंब रूप जो है आपका समतल वाला, इसके अंदर सिद्ध करने वाले प्रश्न काफी सारे हैं, लेकिन प्रश्न किस तरह से आपको सिद्ध करना है उसको अच्छे से पढ़ें और उसके अनुसार कार्य करेंगे तो वो बिल्कुल सिद्ध होगा। ओके, तो ये अपन ने समतल के अभी तक के जो समीकरण पढ़े हैं उनमें विशेषकर पहला अविलंब रूप पढ़ा था, दूसरा दिया हुआ सदिश के अनुलंब तथा एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण, तीसरा अपन ने पढ़ा था कि तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण, और चौथा रूप हमने पढ़ा समतल का अविलंब रूप। अब इसके बाद में आगे आता है समतल का अविलंब रूप के बाद में दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। ये पांचवें टाइप का फॉर्मूला यानी पांचवा टाइप आता है समतल में कि दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से, यानी दो समतल एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उस प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। तो ये समीकरण भी आपके पास दो रूपों में होंगे, सदिश रूप तथा कार्तीय रूप। तो सदिश रूप में जो समतल का समीकरण होगा वो होगा r डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर बराबर d1 प्लस लैम्डा d2। ये समतल का सदिश समीकरण है प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला। दूसरा अपना आता है कार्तीय रूप, कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में समतल का समीकरण यानी प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। तो ये आपके पास होगा इस रूप में a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा n2 a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये समतल का कार्तीय रूप में समीकरण है। तो इस प्रकार से अपन एक मिनट यहाँ पर आप माइनस चिन्ह लगाएं, क्योंकि समतल का अभिष्ट समीकरण कैपिटल ax प्लस by प्लस cz बराबर d1 होता है। तो ये पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। ठीक है जी। या फिर आप इसी को प्लस रूप में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d1 प्लस लैम्डा d2, इस रूप में। तो दोनों में से कोई सा भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर n1 वेक्टर पहला समतल, दो समतलों का प्रतिच्छेद बिंदु देगा तो उसमें दो समतलों के समीकरण भी देगा। दो समतलों के सदिश समीकरण दे रखा है तो उसमें सदिश n वेक्टर का मान पहले समीकरण में और ये दूसरे समीकरण में सदिश का मान है। d1 d2 क्रम से उनकी दूरियां हैं। और यहाँ पर कैपिटल a1 b1 c1 पहले समतल के जो आपके अदिश घटक दे रखे हैं, या फिर आप यूँ समझिए कि पहले समतल का
जो बिंदु है, जिस बिंदु से गुजरता है उसके निर्देशांक हैं, और D1 D2 क्रम से पहले और दूसरे समतल की मूल बिंदु से दूरियां हैं। समतल, दो समतल आपको दे रखे हैं सदिश रूप में। इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले समतल का तथा बिंदु एक से गुजरने वाले समतल का समीकरण। एक बिंदु भी आपको दे रखा है, इस बिंदु से भी गुजरता है तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। तो पहले अपन प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले समतल के समीकरण पर आधारित एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये, इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से और इस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अपना इसमें उत्तर होगा दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, और वो भी कौन से रूप में? सदिश रूप में, क्योंकि ये सदिश रूप में दे रखा है तो सदिश रूप में ही अपन उत्तर निकालेंगे। तो आपके पास सूत्र होगा r वेक्टर 2 n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर बराबर d1 प्लस लैम्डा d2। यहाँ पर r वेक्टर डॉट n वेक्टर का मान पहले समीकरण में सदिश दे रखा है आपको n वेक्टर, तो ये i प्लस j प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू, तो यहां पर आप बड़ा कोष्टक लगा लेना, लैम्डा इंटू n2 वेक्टर का मान है 2i 3j प्लस 4 की कैप बड़ा कोष्टक बंद बराबर d1 पहले समतल की मूल बिंदु से दूरी दे रखी है 6, दूसरे की -5 लैम्डा, या फिर r डॉट यहां पर देंगे i कैप और ये है 2 लैम्डा i कैप, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस 2 लैम्डा i कैप। फिर आगे प्लस j को कॉमन ले लें तो 1 प्लस 3 लैम्डा j कैप, और k को कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा 1 प्लस 4 लैम्डा k कैप बराबर 6 माइनस 5 लैम्डा। या फिर आगे r वेक्टर का मान रख दें तो r वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट, अब डॉट करेंगे अपन इसके साथ 1 प्लस 2 लैम्डा i कैप 1 प्लस 3 लैम्डा j कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा k कैप के साथ बराबर 6 माइनस 5 लैम्डा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो i का i के साथ गुणा करें तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, j को j के साथ गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा y प्लस k को k के साथ करेंगे तो 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू z बराबर 6 माइनस 5 लैम्डा। ये समतल का समीकरण प्राप्त हुआ, ये अभिष्ट समतल का समीकरण है, लेकिन इस समीकरण में लैम्डा का मान निकाल के रखना पड़ेगा, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे क्योंकि समतल एक बिंदु दे रखा आपको 1 से भी गुजरता है,
और जब इससे गुजरेगा तो ये इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। मान रखें अपन तो 1 + 2 लैम्डा x का मान 1 प्लस इसमें y के स्थान पे 1 रख देंगे तो 1 + 3 लैम्डा, इसमें भी z के स्थान पे 1 रखें तो 4 लैम्डा बराबर 6 - 5 लैम्डा। कुल मिला के हम करेंगे अपन तो 3 + 1 3 हो गया और लैम्डा के अंदर अपने पास 9 लैम्डा बराबर 6 - 5 लैम्डा। पक्षांतरण करने पर 14 लैम्डा बराबर 3 या लैम्डा बराबर अपने पास आ गया 3/14। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर अभिष्ट समतल का समीकरण अपने को प्राप्त होगा। तो 1 + 2 × 14/3 × x प्लस 1 + 3 × 14/3y प्लस 1 + 4 × 14/3z बराबर 6 - 5 × 14/3। अब इससे हल करें अपन तो ये आपके पास हो गया 28 और 3 31/3 x प्लस ये आपके पास हो गया 14 × 42 3 45/3 x y। जेड के अंदर अपने पास हो गया 14 × 4 56 और 3 59/3 जेड बराबर ये अपने पास हो गया 14 × 5 70 यानी 18 - 70/3। या फिर इसको आगे हल करें अपन तो देखिए आपके पास मान किस तरह से प्राप्त होता है। आगे यहाँ पर लिख देता हूं इसको 31/3x 45/3x y 59/3 जेड बराबर ये इसमें से अपन घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 52/3। 3 को अपन लघुत्तम ले लें तो अपने पास आएगा 31x + 45y प्लस। यहाँ पर पुनः देखिए आप लोग लैम्डा बराबर 3/14 है और अपन ने मान रख दिया 14/3 तो इसे इस प्रकार से रखें 3/14 ये भी आपका 3/14 हो जाएगा, ये भी आपका 3/14 तो ये मान भी आपका 3/14 इस तरह से मान होगा। जब इस तरह से मान होगा तो हमें समतल का समीकरण देखिए कितना हुआ, इसको गुणा करेंगे तो 6 बटा या 1 + 3/7x जेड के अंदर देखें तो 1 + 9/14 y जेड में अपने पास आ जाएगा 1 + 6/7 बराबर ये अपने पास हो गया 6 - 15/14। आगे इसको हम करेंगे तो लघुत्तम लेकर के आपको हल करना पड़ेगा। लघुत्तम लेने के साथ तो अपने पास हो गया 10/7x इसमें 14 लघुत्तम लेंगे तो अपने पास आ गया 23/14
इसी तरह से इसमें लघुत्तम साफ लेंगे तो 13/7 z, इसमें 14 लघुत्तम लेंगे तो अपने पास आ गया 14×84 -15, या इसमें लघुत्तम ले 14 तो 20x 23/26 बराबर 59/14, 14 से 14 कर दिया जाएगा और समतल का ये आपको कार्तीय समीकरण के रूप में एक आविष्ट समीकरण प्राप्त होगा, अर्थात ये समतल का आविष्ट समीकरण होगा जो कि दिए हुए दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है और बिंदु 1 को संतुष्ट करता है या उससे गुजरता है। ओके, तो ये दो समतलों से या दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से भी गुजरता है। यानी हमें उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो इन दो समतलों के प्रतिच्छेद रेखा तथा मूल बिंदु से गुजरता है। यहाँ पर दोनों समतल कार्तीय रूप में है तो अपना उत्तर भी कार्तीय रूप में ही आएगा। और पिछला जो 1 नंबर एग्जाम्पल किया था वैसे उसका उत्तर आपको सदिश रूप में लाना था, मैंने कार्तीय रूप में निकाल दिया, तो आप सदिश रूप वाले के अंदर मान रख देना, सदिश रूप आ जाएगा लगेगा। तो यहाँ पर हल करते समय कार्तीय रूप वाला आपको सूत्र लगाना है। a1 बराबर, a1 का अर्थ होगा पहले समतल में x का गुणा 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर 3, d1 बराबर 4, इसी तरह से a2 बराबर 1, b2 का मान -1 और c2 का मान 1, d2 का मान 3, ये इसके मान हैं। अब अपन समतल का समीकरण ज्ञात करते हैं। दोनों समतलों के प्रतिच्छेद से जाने वाला प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण हम जानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 माइनस b2 बराबर 0। इसमें मान रख देते हैं। a1 का मान 1 इंटू एक्स प्लस b1 का मान 2y, c1 का मान 3z, d1 का मान -4 प्लस लैम्डा इंटू a2 का मान 1, b2 का मान -1, c1 का मान 1, तो ये आपके पास c2z माइनस b2 का मान 3 बराबर 0। लेकिन समतल नंबर ये अदिष्ट समतल का समीकरण है। समतल एक मूल बिंदु से भी गुजरता है, अब ये मूल बिंदु से गुजरता है तो मूल बिंदु के निर्देशांक इसको संतुष्ट करेंगे। मूल बिंदु से भी गुजरता है और जब मूल बिंदु से गुजरता है तो मूल बिंदु के निर्देशांक इसको संतुष्ट करेंगे और मूल बिंदु के निर्देशांक इसमें रख देंगे तो आपके पास 0 + 0 + 0 - 4
प्लस लैम्डा इंटू 0 माइनस 0 0 माइनस 3 बराबर 0, या फिर -4 माइनस 3 लैम्डा बराबर 0, या 3 लैम्डा बराबर -4, या लैम्डा बराबर -4/3। ये मान समीकरण नंबर 1 में रहता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लैम्डा का मान 1 में रखने पर आविष्ट समतल का समीकरण। तो आपके पास अभिष्ट समतल का समीकरण आएगा x + 2y + 3z - 4, लैम्डा का मान -4/3 इंटू x - y + z - 3 बराबर 0। लघुत्तम लेके हम करेंगे तो अपने पास 3x + 6y + 9z -12 - 4x + 4y - 4z -12 बराबर 0। आगे हम करें तो अपने पास -x, y के मान हो गए 10y, z के अंदर मान हो गया 5y, फिर इसके बाद में अंक 0, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं x - 10y -5y बराबर 0। ये आवेश समतल का समीकरण होगा जो दिए हुए दो समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है तथा मूल बिंदु से भी गुजरता है। तो ये काते रूप वाले थे, और इससे पहले नंबर में एक नंबर एग्जाम्पल किया वो सदिश रूप में था। ये छठे नंबर का फॉर्मूला या जो छठे टाइप की जो प्रश्न है वो दो रेखाओं का सैतलीय होने के प्रतिबंध से संबंधित है। अर्थात दो रेखाएं सैतलीय कब होती हैं, लेकिन रेखाओं के समीकरण अपने पास सदिश रूप में भी हो सकते हैं, कातीय रूप में भी। सदिश रूप में होगा तो आपका अलग फॉर्मूला लिखेगा, और कातीय रूप में होगा तो आपको अलग फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर पहले सदिश रूप में दो रेखा ले लेता हूँ। मान लिया कि एक रेखा R2 R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, ये पहली रेखा है जो सदिश रूप में है, और दूसरी रेखा का समीकरण R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, ये दूसरी रेखा है। अर्थात दोनों रेखा विषमतलीय है, तो इनका सैतलीय होने के लिए प्रतिबंध तो सहतलीय होती हैं। तो हमें ये सूत्र लगाना पड़ेगा A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल 0। सैतलीय होने का प्रतिबंध, दो सदिश रेखाओं का सैतलीय होने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करें। और यदि दोनों रेखा काते रूप में हो अर्थात इस रूप में हो, बटा A1 y माइनस y1 बटा B1 z माइनस z1 बटा C1, ये आपकी पहली रेखा है। और दूसरी रेखा आपको ये दे रखी हो x माइनस x2 बटा A2 y माइनस y2 बटा B2 एंड z माइनस z2 बटा C2। तो दोनों रेखा आपकी कातीय रूप में है, और कातीय रूप में है तो सैतलीय के लिए तो सैतलीय होंगी यदि आपके पास इस सारणी का मान 0, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 इक्वल 0। यदि इसका मान 0 है
तो दोनों रेखा सैतलीय हो, और यदि दो रेखा सैतलीय दे रखी हों तो आपके पास ये सूत्र लगेगा। तो ये सदिश और कार्तीय दोनों रूपों के अंदर आपके पास फॉर्मूले हैं, तो इन पर आधारित अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखा सैतलीय है, सिद्ध करने का प्रश्न है। और दूसरा एग्जाम्पल भी आपका इसी प्रकार से कार्तीय रूप में दो रेखा दे रखी हैं और उनके सैतलीय होने का प्रतिबंध आपको ज्ञात करना है या रेखाओं को सैतलीय सिद्ध करना है। तो सैतलीय के लिए कार्तीय रूप में आप सूत्र डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। डायरेक्ट सूत्र के लिए आप h2 माइनस h1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस सारणी का मान ज्ञात करो। यदि सारणी का मान 0 आया तो दोनों रेखा सैतलीय होगी। तो मान ज्ञात करते हैं h2 मीन्स आप दूसरी रेखा में x निर्देशांक देखिए कितना है आपका -1। -1 है h2 का मान, x1 का मान +3, x1 का मान भी -3 है, लेकिन माइनस ये चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा। y2 का मान 2 है, y1 का मान यहाँ -1 है तो ये प्लस हो जाएगा। z2 का मान 5 है, z1 का मान भी 5 है। फिर a1 देखिए आपका -3 1 5, a1 b1 c1 a2 b2 c2 -1 2 5। अब इस सारणी का मान देखें तो अपने पास कितना आएगा 2 3 0 -3 1 5 -1 2 5। अब इस सारणी का मान ज्ञात करने के लिए R1 के प्रसार से R1 का प्रसार कर लेते हैं। 2 का उपसारणिक बनेगा 1 5 2 5, फिर माइनस चिन्ह 3 का उपसारणिक -3 5 -1 5, और फिर 0 का उपसारणिक 0 का होगा -3 1 -1 2। आगे हम करें अपन तो 2 × 5 - 10 -3 × -15 + 5, और ये तो 0 का उपसारणिक है, मान 0 ही आएगा, बराबर इसको इससे गुणा करेंगे तो -10। आगे अपन गुणा करें तो यहाँ पर कितना बचा -10 को -3 से गुणा करेंगे तो +30, बराबर अपने पास मान आ रहा है 20, और 20 मान आ रहा है तो फिर मान 0 नहीं होगा, और 0 नहीं हो रहा तो इसमें कहीं ना कहीं आपके पास प्रश्न में त्रुटि हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न जो है, इस प्रश्न में यहाँ पर ये प्लस नहीं आएगा, ये y-1 होना चाहिए, और इसे y-1 कर दे अपन तो देखिए यहाँ पर y1 का मान 1 होगा, और y1 का मान 1 रखेंगे सूत्र में तो ये -1 होगा। -1 होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 1 होगा तो यहाँ पर देखिए अब कितना आएगा, ये भी 1 होगा। तो -10 को -1 से गुणा किया तो +10, और अब मान अपने पास 0 आ गया। 0 आ गया इसलिए दोनों रेखाएं सैतलीय, यही अपन को सिद्ध करना था। दूसरा एग्जाम्पल भी इसमें इसी टाइप का है, तो अपने बुक के अंदर इस चिन्ह को आप ठीक कर लेना, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस होगा, और माइनस होगा तो y1 का मान +1 होगा। ओके, तो ये आप ठीक कर लें। अब इसके बाद में समतल पर आधारित 7 नंबर यानी 7वें टाइप के फॉर्मूले, दो समतलों के बीच का कोण,
दो समतलों के बीच का कोण यदि थीटा हो तो उसका मान अपन किस प्रकार से निकालते हैं। पहला, यदि समतल सदिश रूप में, कौन से रूप में हो, सदिश रूप में हो, तो यानी आपके पास ये सूत्र हो n1 वेक्टर बराबर d1 पहला समतल, दूसरा समतल n2 वेक्टर d2 दूसरा समतल। तो मध्य का कोण cos थीटा बराबर अपने पास ये सूत्र लगेगा n1 वेक्टर दो n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का परिमाण या n2 वेक्टर का परिमाण। तो मध्य का कोण इस सूत्र की सहायता से करेंगे। जैसे दो रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करते थे, सेम वही है। उसमें b1 b2 वेक्टर था, इसमें n1 n2 वेक्टर है, दोनों में सेम प्रोसीजर है। अब यहाँ पर अपने पास विशेषता वही आती है, विशेषताओं के अंदर पहली विशेषता, यदि दोनों समतल लंबवत हो, दोनों समतल लंब हो, समतल लंब हो या लंबवत, तो थीटा बराबर 90 डिग्री या n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर 0। यदि दोनों समतल लंबवत हैं तो हमारे पास ये आएगा। दूसरा, यदि समतल समांतर है, समतल समांतर है तो अपने पास n1 वेक्टर बराबर लैम्ब्डा n2 वेक्टर प्राप्त होगा। अतः दोनों सदिशों के अंदर एक निश्चित अनुपात होगा, यानी वही रेखा में विशेषता थी, वही समतलों में विशेषता है। इसी प्रकार यदि पहले नंबर अपन दूसरा ले, कार्तीय रूप में समतल, कार्तीय रूप में समतल। अब कार्तीय रूप में अपन समतल जानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, और दूसरा समतल होगा a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। यदि दोनों समतल इस प्रकार से कार्तीय रूप में हो और कार्तीय रूप में हो तो मध्य का कोण cos थीटा बराबर, आपको ये सूत्र लगाना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो ये कार्तीय रूप में दो समतलों के मध्य का कोण का सूत्र है। इसमें भी यदि अपन विशेषता देखें तो वही दो विशेषताएं हैं। यदि दोनों समतल परस्पर लंब हों, परस्पर लंब समतल, यानी दोनों समतल लंबवत हों, तो फिर थीटा का मान 0 होगा। थीटा का मान 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री करेंगे तो cos 90 का मान 0, इसलिए अपने पास आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये ही अपने पास रेखा में प्रतिबंध था। दो रेखाएं परस्पर लंब होते हैं तो स्मॉल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। यहाँ पर कैपिटल A1 A2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो गया। नंबर 2 में समांतर, दोनों समतल कैसे हो, समांतर, तो फिर अपने पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये दो समतलों के लिए, तो यानी खास बात इसमें कोई विशेष नहीं है। यदि रेखा वाले सूत्र आपको याद है तो वही रेखा वाले सूत्र ये है
यहाँ पर समतल आ गया तो n1 डॉट n2 आ गया, रेखा आ गई तो b1 डॉट b2 आ गया। यहाँ पर समतल आ गया तो कैपिटल a1 a2 b1 b2 c1 c2 आ गया, रेखा होती है तो स्मॉल a1 a2 b1 b2 c1 c2 आ जाएगा। लंब होने का प्रतिबंध दोनों में सेम है, रेखा में भी वही प्रतिबंध है और इसमें भी वही प्रतिबंध है। तो इस प्रकार से रेखा और समतल के अंदर मध्य के कोण में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल एक सिंबल का अंतर है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है कि दोनों समतलों के बीच कोण सदिश विधि से ज्ञात करें। वैसे यह दोनों समतलों का समीकरण हमें कार्तीय रूप में दे रखा है, तो बीच का कोण कार्तीय रूप वाले सूत्र से ज्ञात करेंगे, तब भी उत्तर तो वही आएगा। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया कि सदिश विधि से बीच का कोण ज्ञात करें। अब सदिश विधि से ज्ञात करें तो यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा समतलों के दिक् अनुपात, समतलों के दिक् अनुपात। अब यहाँ पर दिक् अनुपात देखिए आप, तो दिक् अनुपात क्रम से a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -2, a2 बराबर 3, b2 बराबर -6 एंड c2 बराबर -1। ये आपको दिक् अनुपात दे रखे हैं और दिक् अनुपात दिक् कोसाइन के समानुपाती होते हैं, इसलिए हम इन दिक् अनुपातों से दोनों समतलों की सदिश ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए सदिश, पहले समतल का सदिश n1 वेक्टर बराबर n1 वेक्टर हो गया 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और n2 वेक्टर का मान ज्ञात करें तो 3i माइनस 6j माइनस 2k कैप। ये आपके पास दोनों सदिश प्राप्त हो गए। तो सदिश रूप में मध्य कोण कोस थीटा बराबर सदिश रूप में सूत्र लगेगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटा n1 का परिमाण इनटू n2 का परिमाण। आप इसको कैपिटल n1 n2 भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। तो कोस थीटा बराबर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस j माइनस 2k कैप का किसके साथ डॉट, n2 के साथ डॉट होगा, और n2 के साथ डॉट करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा 2k कैप। तो ये तो अभी आपने मान लिखा है, ये तो आपने मान n1 का परिमाण लिखना है। परिमाण का मतलब इसका रूट निकालना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट इसका भी परिमाण 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। या कोस थीटा का मान निकाले तो यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट i को i से दिया प्लस 6, j को जैसे करेंगे -6, k को कैसे दिया तो +4 रूट में, यहाँ पर 4 प्लस 1 प्लस 4 रूट 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36 और 2 का वर्ग 4। कुल मिला के अपने पास आ जाएगा कोस थीटा बराबर 4 बटा नीचे आ गया अपने पास 3, 49 का वर्गमूल 7, यानी कोस थीटा बराबर 4/21 या थीटा बराबर कोस इनवर्स 4/21। ये मध्य का कोण होगा। और ये हमने कार्तीय रूप में होते हुए, दोनों समीकरण कार्तीय रूप में थे, लेकिन फिर भी हमने कौन सी विधि से ज्ञात किया, सदिश विधि से, क्योंकि क्वेश्चन में सदिश विधि से डिमांड की है, तो सदिश विधि का ही सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिक् अनुपातों से दोनों सदिश ज्ञात कर लिए, सदिश ज्ञात करने के बाद में सदिश विधि वाला सूत्र लगा दिया। यदि कार्तीय रूप में है तो आप इसी प्रश्न को इस सूत्र की सहायता से भी कर सकते थे।
कोस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, जो कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में दोनों कार्तीय रूप में समतल है और मध्य का समीकरण कोण पूछा है। तो मध्य का कोण ज्ञात करने के लिए आप इस वाले सूत्र का प्रयोग कर देना, जो कार्तीय रूप का सूत्र लिखाया था मध्य कोण का, उसका प्रयोग करना, आपके पास थीटा का मान कोस इनवर्स के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, ये दो समतल आपको दे रखे हैं और क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ये दोनों समतल परस्पर लंब हों तो लैम्ब्डा का मान ज्ञात कीजिए। परस्पर कैसे समतल है? लंब। अब दोनों समतल यहाँ पर अपन देखें सदिश रूप में है और सदिश रूप में है तो हमें n1 वेक्टर का मान चाहिए। n1 वेक्टर का मान i प्लस 2j प्लस 3k है और n2 वेक्टर का मान निकालें तो आपके पास लैम्ब्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप है। n1 n2 वेक्टर हमने निकाल लिए। अब इसके बाद में लिखेंगे दोनों समतल लंबवत, और लंबवत होते हैं तो हमारे पास सूत्र होता है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर 0। ये लंब वाली विशेषता लगा दें। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कीजिए, i प्लस 2j प्लस 3k कैप डॉट लैम्ब्डा i कैप 2j कैप प्लस 7k कैप बराबर 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपन निकाल लें तो i को i से गुणा करेंगे तो लैम्ब्डा, j को j से गुणा किया तो 4, k को k से गुणा करेंगे तो 21 बराबर 0, या लैम्ब्डा प्लस 25 बराबर 0 या लैम्ब्डा बराबर -25। तो इस तरह से लैम्ब्डा का मान ये, यानी ये एग्जाम्पल सेम अपनी रेखा वाले एग्जाम्पल थे, रेखा वाली प्रश्नमाला में थे, उसी टाइप का एग्जाम्पल है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसमें अपन ने ये मान प्राप्त किया, लेकिन इसमें आपके पास यही मान आएगा, किताब में प्रश्न के अनुसार मान यही आएगा। और यदि अपन यहाँ पर -7 की कैप कर दें, -7, तो ये आपका -21 होकर के आपका लैम्ब्डा का मान 17 आ जाएगा। लेकिन प्रश्न के अंदर आपको यहाँ प्लस चिन्ह दिया हुआ है, तो प्रश्न के अनुसार तो लैम्ब्डा का मान यही आएगा। और प्रश्न में यदि यहाँ पर चेंजिंग कर दें अपन, तो आपके पास मान कितना आ जाएगा लैम्ब्डा का? 17 आ जाएगा। ओके, लेकिन हल करने की जो क्रिया विधि है, जो मेथड है, वो यही है। ओके, वो चिन्हों के अनुसार आपका आंसर आता रहेगा। और इसी प्रकार यदि आपसे ये सिद्ध करवा लिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों समतल परस्पर लंब है, दोनों समतलों के सदिश समीकरण दे रखे हो, तो आप n1 डॉट n2 का मान निकालना। n1 डॉट n2 का मान निकालें, मान निकालते निकालते 0 आ जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि एक समतल दूसरे समतल के ऊपर लंब है। तो या तो लंब से संबंधित आते हैं या मध्य के कोण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। समतल की किसी बिंदु से दूरी, ये 8वें टाइप के फॉर्मूले की ओर अपन चल रहे हैं। देखो, इस प्रश्नमाला के अंदर फॉर्मूलों की भरमार है, अर्थात अपन सूत्रों को तो याद रखना ही पड़ेगा। सूत्र अलग अलग टाइप के हैं, सदिश रूप में भी हैं, कार्तीय रूप में भी हैं। तो 8वें टाइप का पढ़ना है तो लगभग अब तक के 20 सूत्रों के आसपास अपने सूत्र बन चुके हैं इसमें। अब अपने पास समतल से बिंदु की दूरी, इसमें भी आपके पास वही दो रूप होंगे। यदि सदिश रूप हो, सदिश रूप में आपको समतल दिया जाएगा, सदिश रूप बिंदु तो बिंदु के निर्देशांक दिए जाएंगे। बिंदु का जो सदिश होता है उसे स्मॉल a वेक्टर से दर्शाएंगे। और सदिश रूप में समतल का समीकरण आपको पता ही है क्या होगा, आपका n1 वेक्टर बराबर d,
ये समतल का सदिश समीकरण है और समतल का यदि सदिश समीकरण इस रूप में हो, एल कैप कह पाएगा बच्चों में, तो एल कैप के रूप में है, तो फिर अपने पास बिंदु से दूरी d या दूरी बराबर, क्योंकि d इसमें आ रहा है इसलिए इसको d नहीं लिखेंगे, हिंदी में लिखे दूरी, दूरी का सूत्र होगा अपना a वेक्टर डॉट n वेक्टर बटा n का परिमाण। इस सूत्र का प्रयोग करें सदिश रूप में, यदि आपके पास ये है तो इस सूत्र का प्रयोग आपको करना होगा, जहां आप इसको कैपिटल N के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, -d4 लिखना है या इसको कैपिटल N लिख लीजिए, N। भाई ये L कैप ये तो अभिलंब का मात्रक सदिश है और L वेक्टर अभिलंब सदिश है, तो अभिलंब सदिश को a से गुणा करें। यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूं कि a वेक्टर का अर्थ बिंदु सदिश और n वेक्टर का अर्थ है अभिलंब सदिश और d मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से समतल की दूरी। दूसरा अपना आता है कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में आपका समतल इस रूप में होगा by प्लस cz बराबर d। ये समतल का समीकरण है, तो फिर दूरी, किसी बिंदु से दूरी ज्ञात करें तो दूरी का सूत्र होगा a1x1 प्लस b1y by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसका प्रयोग करें जहां कैपिटल ABC दिए गए समतल के दिक् अनुपात हैं और x1 y1 z1 दिए गए बिंदु के निर्देशांक। तो इस प्रकार से किसी समतल के किसी बिंदु से दो दूरी के सूत्र हैं सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। इस बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करें तो सबसे पहले अपन यहाँ बिंदु का सदिश a वेक्टर बराबर 2i प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप n वेक्टर बराबर 6i माइनस 3k प्लस 2k कैप और d का मान है यहाँ पर 4। इसलिए दूरी बराबर अपने पास सूत्र आएगा a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d अपॉन n वेक्टर का परिमाण, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है तो सूत्र में भी आप मापांक में लिख लेना बराबर a वेक्टर मीन्स 2i प्लस 5j माइनस 3k कैप डॉट n वेक्टर मीन्स 6i माइनस 3k प्लस 2k कैप माइनस d मीन्स अपना मान है 4 बटा अंडर रूट अपने पास आएगा 6 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग का मापांक बराबर मापांक i को i से गुणा किया तो अपने पास 12, j को जैसे दिया -15, k को कैसे दिया -6 -4 अपॉन रूट में अपने पास आ गया 36
9 4 मापान, या फिर बराबर मापान में ऊपर देखिए अपने पास 25 माइनस का 12 प्लस के बचे कितने -13 बटा √49, या मापान का अर्थ हुआ कि संख्या धनात्मक होगी तो आपके पास दूरी बराबर 13/7, ये उत्तर होगा। अर्थात किसी भी समतल की किसी दिए हुए बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सदिश रूप में यही सूत्र होगा। इसका प्रयोग करके अपन इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें समतल काटे रूप में दे रखा है। इस बिंदु से इस समतल की लंबवत दूरी हमेशा लंबवत ही होती है। दूरी पूछे या लंबवत दूरी पूछे एक ही बात है, लंबित दूरी पूछे, लघुत्तम दूरी पूछे, न्यूनतम दूरी पूछे, सबका अर्थ लंबवत दूरी ही होता है। तो यहाँ पर बिंदु से समतल की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। अब लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए कि आपका समतल काटे रूप में है, क्या ये काटे रूप का मानक रूप है? नहीं है, तो पहले इसे मानक रूप में लिखिए। काटे समीकरण आपका ये बनेगा 2y - 3y बराबर -1, तो d का मान -7 होगा। तो यहाँ पर ये समतल हुआ 1 नंबर, समतल 1 नंबर। तो यहाँ कैपिटल A बराबर 1, B बराबर 2, कैपिटल C का मान -3 और D का मान हुआ -3। ओके, अब इसके बाद में अपन आगे हल करें तो इस बिंदु से दूरी ज्ञात करेंगे। बिंदु का मतलब x1 बराबर y1 बराबर z1, तीनों ही मान 1 तो दूरी बराबर, या अभिष्ट दूरी भी लिख सकते हैं आप, अभिष्ट दूरी बराबर सूत्र अपने पास ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d/√a² प्लस b² प्लस c² वाला लगेगा। मान रखो, मान रखने पर a का मान अपने पास 1 है, 1 गुणा 1, b का मान 2 है, 2 गुणा 1, c का मान अपने पास -3 है, तो +-3 इंटू z1 का मान 1 है, फिर माइनस d का मान -8 है, तो -8 कोष्टक में बटा रूप में a मीन्स 1 का वर्ग, b मीन्स 2 का वर्ग, c मीन्स -3 का वर्ग। वैसे दूरी आपकी हमेशा धनात्मक होती है, तो इसे मापांक चिन्ह में लिखें, सूत्र में भी मापांक लगा लेना आप। तो यहाँ पर अपने पास आ गया 1 2 -3 प्लस 8 बटा रूट में 1 4 9 मापा बराबर, ये इधर लिख देता हूँ। तो मापान में अपने पास 3 से 3 कट गया, 8 बटा कितना आ गया √14, यानी अपना उत्तर आया 8 बटा √14। ये न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी इसकी होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्नमाला के अंदर वैसे सूत्र बहुत ज़्यादा हैं, और सूत्रों पर एक विशेष बात और है, हर टाइप का एक सूत्र आते ही उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो पहले एग्जाम्पल, फिर बाद में दूसरा सूत्र, फिर एग्जाम्पल, फिर तीसरा सूत्र, इसी तरह से ये चला है। कुल मिलाकर के इसमें लगभग 20-22 सूत्रों के आसपास हो गए। तो पहला कार्य है सूत्रों को अच्छे से याद करना, यानी समतल के हर रूप को अच्छे ढंग से याद रखना और समझना पड़ेगा। उसके बाद में प्रश्न पढ़ने के पश्चात उचित सूत्र का प्रयोग करते हुए आप प्रश्न हल करने का अभ्यास करें। नेक्स्ट अगली क्लास में